अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से एक बात का अंदेशा है और वो अब खुल के सामने आ रहा है और वो है इम्प्लोयन। हमारी सोसाइटी, हमारे इदारे इंटरनली इम्प्लोड कर रहे हैं। पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। किसी एक इदारे के ऊपर ये चीज़ लिमिटेड नहीं है। सारों के अंदर इस वक्त एक ही चैलेंज है और उस चैलेंज से निपटने का हल जिसके पास है वो है पाकिस्तान के सियासी रहनुमा और पार्लिमान। और वो सियासी रहनुमा और पार्लिमान इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को हल करने पे या हल ढूंढने पे आमादा नहीं है। एक की ईगो इतनी ऊपर है कि उसको अपने अलावा सारी दुनिया चोर और डाकू नज़र आती है और जिनको वो चोर और डाकू कहते हैं वो इक़्तिदार पे काबिज़ है, वो इक़्तिदार छोड़ने पे तैयार नहीं है। आम तौर पर माजी के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पावरफुल इंटरवेंशन करती थी, रोल अदा करती थी। जो साथ बैठने पे तैयार नहीं था होता, APS के अटैक का वाक़या हमारे सामने है, वो उनको साथ बिठाते थे तो कोई एक ऐसा हल निकल आता था कि पाकिस्तान उस मुश्किल से निकल जाता था। अभी वो भी किसी को साथ बिठाने पे या किसी से बात करने पे तैयार नहीं है। वजह सबसे बड़ी इमरान खान की ईगो है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हैं तो पाकिस्तान है, वो नहीं है तो पाकिस्तान रहे या ना रहे, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए ऐसा कभी ना हो। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और सोचने पे तैयार नहीं है। नतीजा क्या हुआ है कि हमारे इदारों के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो, मिलिट्री हो, पार्लिमान हो, हमारी सिविल सर्विस हो, हमारा मीडिया हो, सारों के अंदर एक बड़ी खुली तकसीम नज़र आती है, खुली तकसीम। और ये इस कदर ख़तरनाक है पाकिस्तान के वजूद और सालमियत के लिए कि शायद उसका तसव्वुर अभी बहुत सारे लोग कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो 3-4 जजेस हैं उनके ऊपर PMLN प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम लेकर पुकारती है और कहती है कि जब हमारे ख़िलाफ़ बेंच बनना होता है तो ये जज बैठ जाते हैं और हमें पता होता है कि कितने से ये फ़ैसला आएगा, 3-2 से आएगा, 2-1 से आएगा या 4-2 से आएगा। आज भी एक केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को मौखर किया, उसके ऊपर जब बेंच बना तो सबसे पहले PMLN के जिन लोगों से मेरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लो बेंच आ गया सामने, 3-2 से हमारे खिलाफ फैसला आया खड़ा है। ये सूरत हाल अच्छी कतन नहीं है, नुकसानदेह है। उस अदारे के लिए भी नुकसानदेह है जिसके किए हुए फ़ैसलों के ऊपर एक इंसान जो है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। लोगों की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के और पाकिस्तान के हाल के फ़ैसले होते हैं। क्या उस बेंच के अंदर मौजूद जजेस जो हैं उनके ऊपर ये मोहर लगाना कि ये PTI का जज है या ये इस्टेब्लिशमेंट का जज है, ये नून लीग का जज है, ये बात दुरुस्त है? नून लीग वाले कहते हैं कि 3-4 ऐसे जजेस PTI के दौर के अंदर ऊपर तक आ गए हैं जिनका ताल्लुक फैज़ के ज़रिए PTI से, जनरल फैज़ के ज़रिए। मैं आज खुल के इसलिए बताऊंगा कि मुझे पाकिस्तान के वजूद और सालमियत को ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया। ये सूरत हाल क्या जायज़ है कि एक स्पाई एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नीचे बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, उसको एक सर्विंग जनरल हेड करता है, वो अदारों के अंदर, जुडिशरी के अंदर किसी को इस तरीके से प्लांट कर सके? मेरे लिए तो ये बात एटलीस्ट मैं मानने पे तैयार नहीं हूँ। लेकिन पूरी नून लीग से टॉप से बॉटम तक आप पूछ लें, प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके ऑफिस बेरर तक, सारों को आपको एक ही जवाब मिलेगा। मिलिट्री के जो रिटायर्ड लोग हैं वो जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तबसरे करते हैं, उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि पिछले दौर के अंदर वो एक तकसीम पैदा हो चुकी है, उस तकसीम से आगे जाने को तैयार नहीं है। और सूरत हाल ये है कि अपने चीफ़ को, मौजूदा सर्विंग आर्मी चीफ़ को, जिसके ऊपर फ़ौज का एक सिपाही अपनी गर्दन कटवाने पर तैयार हो जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर फ़ौज चलती है, जंगें जीती भी उसी पर जाती हैं, जंगें हारी भी उसी पर जाती हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं। पार्लिमान के अंदर PTI पार्लिमान को छोड़ के जा चुकी है, 2 असम्बलियाँ तोड़ चुकी है और अब दिल ये है कि कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि इक़्तिदार की मंजिल उनके लिए आसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, केस से एक शुरू होता है जो थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बताऊं, CCP और लाहौर के एक वाक़े से कि उसका तबादला सही हुआ है या गलत तबादला शुरू है। उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो मामला सो मोटो के लिए, जहां कोई रेलेवेंस नहीं बनती पंजाब के इलेक्शन की, एक अफसर का, पुलिस के एक अफसर का मामला है, वहां से उन्होंने सो मोटो के लिए भिजा दिया कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले भी लिया। बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा हैं, जैसे 63A का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है उसमें एक जज का इख्तलाफी नोट है कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं भी और बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने राय ली, उन सब का ख्याल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मसाइल बढ़ा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसके ऊपर रिव्यू पड़ा हुआ है, रिव्यू सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ताकि उसकी इस्लाह कर ले। अपनी गलती की इस्लाह करना बड़ाई है, उस पर अटक जाना कोताही है। इसलिए 63A ने पाकिस्तान को मसाइल से दुचार किया है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि एक बड़ा बेंच बनाएं और उसके ऊपर जायज़ा लें।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मौखर कर दिया। अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना आइनी जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट कहे या ना कहे मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अब इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार भी नहीं है इंतखाबात की तारीख देना, ये इख्तियार सदर को है या गवर्नर को है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत इंतखाबात के लिए मुशावरत का अमल हुआ, पहले तारीख दे दी 30 अप्रैल की, फिर उन्होंने मौखर कर दिया कि सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी नहीं दे रहे, फाइनेंस वाले पैसे नहीं दे रहे, इन हालात में तो इंतखाबात नहीं हो सकते। मामला चला जाता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 9 रुकनी बेंच बनाया था, उस बेंच में 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके ऊपर बहुत शदीद इतराज़ात हुए, उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया। 7 रुकनी बेंच था, 7 रुकनी ने 2 ने खिलाफ में आरा दी, 2 ने बड़ा क्लियर स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनकी आर्गूमेंट्स थे जो उन्होंने लिखे, उसमें थे जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, और ख़ुद को छोड़ दिया अपनी अवेलेबिलिटी को चीफ जस्टिस के ऊपर कि आप चाहें तो हमें अपने बेंच में शामिल कर लें, लेकिन हमारे ख्याल में ये सुओ मोटो बनता ही नहीं है। बड़ा स्ट्रॉन्ग था उन्होंने तो जो कुछ कहा, उन्होंने कहा पहले ये सोचें कि पंजाब असम्बली सही से तोड़ी भी गई है कि नहीं गई। चीफ मिनिस्टर ने अपनी आज़ादाना राय से पंजाब असम्बली तोड़ी है कि नहीं, जस्टिस अतर मिनिल्ला ने इसके ऊपर लिखा, और अपने आप को उन्होंने चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ दिया। चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया और उसके अंदर उन 2 जजेस ने जिन्होंने अपना फैसला तहरीर कर दिया हुआ था उनको शामिल नहीं किया, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, ना जस्टिस अतर मिनिल्ला ने रिक्यूज़ किया, ना जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिक्यूज़ किया। नए बेंच में 3-2 से फैसला आता है 5 रुकनी बेंच में, और उस बेंच के अंदर भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह वो वही फैसला लिखते हैं जो उससे पहले जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी लिख चुके हैं। अब इसकी तशरीह नून लीग वालों ने ये की कि ये 4-3 का फैसला है, जैसे पनामा में आया था ये वैसे ही है, पहले 2 जजेस ने दिया, बाद में 3 में बैठ के फैसला किया, तो अब ये 4-3 है, 3-2 नहीं, 4-3 से ये पिटीशन डिसमिस हो गई है। लेकिन सब ने PTI ने और जो बज़ाहिर तासुर लिया सुप्रीम कोर्ट की आरा से और फैसलों से कि 3-2 से उसके हक़ में फ़ैसला आ गया, सदर साहब से मुशावरत हुई और इलेक्शन की तारीख आ गई। आज 2 जजेस ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल 1 मार्च का लिखा हुआ फैसला है, और आज जब ये बेंच बैठा है 5 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसी वक्त उन्होंने अपना वो फैसला जारी कर दिया। वो फैसला ये जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट अंदर से खलफशार का, तकसीम का शिकार है, हार्ड लाइंस ड्रॉ हुई हैं। चीफ जस्टिस और 3 जज, या हाँ यही कह लें 4 जज एक तरफ खड़े हैं 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट से, शायद मुमकिन तौर पर 10 जज दूसरी तरफ खड़े होंगे और 2 या 3 दरमियान में कहीं खड़े होंगे। ये सूरत हाल है। तकसीम अच्छी नहीं है। 17 के 17 को फैसला पाकिस्तान के हक़ में करना है, एक दूसरे के ऊपर इख्तलाफी नोट भी दें तो ये उनका हक़ है। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें जुडिशरी ट्रांसपेरेंटली जो चीज़ अंडरस्टैंड करती है लॉ के मुताबिक उस पर फैसला करती है, फिर रिव्यू भी जाता है तो यही जज बैठ के सुनते हैं, कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं निभाते, वो कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ तकसीम असूलों के ऊपर हो चुकी है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि 2 जजेस ने जो 28 सफ़ात लिखे हैं वो 28 सफ़ात कहते क्या हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इन दोनों ने ये नोट लिखा है। ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। अंदाज़ा करिए ये कितनी ताकतवर लाइन है। 1 मैन पावर शो, 1 मैन पावर शो, एक शख्स, फर्द वाहद को ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि वो सुओ मोटो के इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक शख्स के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये दोबारा कह रहे हैं वो, सुप्रीम कोर्ट को किसी एक शख्स चीफ जस्टिस को वो मुखातिब कर रहे हैं कि उसके फैसले के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस 1 मैन शो का लुत्फ़ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। ये उन्होंने लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया है, इंजॉय करने का, कि वो टाइम आ गया है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 1 मैन शो को इंजॉय करने का सिलसिला अब ख़त्म कर दें। अज़ खुद नोटिस के इख्तियार से मुतल्लिक फुल कोर्ट के ज़रिए पॉलिसी बनाना होगी कि क्या अज़ खुद जो सुओ मोटो नोटिस लेते हैं ये खुद से ले लिया जाए या इसके ऊपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए। ये बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सियासतदानों की भी है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी थी, और जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए और आसफ खोसा के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट ने PMLN की कमर तोड़ी थी। ये 2 वाक़यात हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। दुरुस्त नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ये कहना, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। वो जज भी इससे भाग नहीं सकते। वो जो फ़ैसले लिखे हुए हैं वो हमें पढ़े हैं और हम सबको समझ है कि इन्होंने फ़ैसलों के अंदर क्या क्या कुछ तहरीक किया हुआ है। इससे आगे चले जाएँ तो जजेस को इनकी मर्ज़ी के बरक्स बेंच से निकालने के कानून में इजाज़त नहीं है।
अब ये फ़ायद ईसा साहब से पूछें तो आपको पूरी कहानी सुनाएंगे अलग से ये तक कि हो क्या रहा है। जजेस को इनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने के कानून में इजाज़त नहीं है। ये जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें भी 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज़ नहीं किया था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको बेंच में शामिल नहीं किया जब उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिख दिए। उसमें जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस सियाई अफरीदी दोनों शामिल हैं। अदालती दायरा अख्तियार केस की नौइयत तय करती है, ना कि इससे जुड़े मफादात। जजेस की ख्वाहिश गालिब आए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम की नज़र में इसकी साख ख़त्म हो जाती है। यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लिमान का इख्तियार महदूद ना हो। एक पार्लिमान एक आइन के नीचे है, पार्लिमान ने जो आइन बनाया होता है उसी के नीचे सुप्रीम कोर्ट बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को उस पार्लिमान से मावरा तसव्वुर नहीं कर सकती। आइन साजी, कानून साजी उसी पार्लिमान का काम है, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इस ऑब्जर्वेशन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये 63A वाला फैसला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे चल के कहते हैं जी कि हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इत्वा होने के बावजूद सो मोटो लिया गया। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार गैर मामूली स्वाबदीदी और बहुत ख़ास नौइयत का। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार बुनियादी हकूक़ के मामलात में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडिया में सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे बोलते हैं। वहाँ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होती है और बड़ी पावरफुली और बड़े अच्छे से इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में सियासी मफादात के लिए, माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट से, सियासी मफादात के लिए या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है सो मोटो जुरिस्डिक्शन। क्या बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लिए सो मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? क्या अब सार आलम को गोली मारने के ऊपर सो मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? क्या वो जो घर घुस के जर्नलिस्टों को मारते हैं या उठा के ले जाते हैं शुमाली इलाका जात में, उस पर सो मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है? या जो औरतों से रेप के केसेस हैं वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? एक ताकतवर आता है वो मार के किसी को, लड़कियों को भी उसने पकड़ के बलूचिस्तान में बंद रखा है, बच्चों को भी बंद रखा है, उसको उठा के जेल में बंद करने के लिए इख्तियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहरहाल लंबी लिस्ट है, लेकिन शायद हमारा भी इदारे उतने ताकतवर हैं नहीं है। दोनों जजेस का फैसला मामले के हतमी फैसले में शामिल है। ये उसी बेंच के फैसले का जिक्र हो रहा है। 2 जजेस ने अपना फैसला देते हुए बेंच में रहने या ना रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ा। दोनों जजेस का फैसला मामले के हतमी फैसले में शामिल है। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला 3 के मुकाबले में 4 जजेस का है। ये बड़ी समझने की बात है। वो कहते हैं 4-3 से डिसमिस हो गई है पिटीशन। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला 3 के मुकाबले में 4 जजेस का है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच के 4 जजेस ने केस को खारिज किया। बेंच से अलग होने वाले जजेस का इंतजामी फैसला केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। दोनों जजेस के फैसले अलग करना इन्हें बेंच से निकालने के मुतरादिफ होगा। तो ये सूरत हाल है। मुझे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी तकसीम और इतना बड़ा चैलेंज, ये एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में हमने जस्टिस सजाद अली शाह के मौके के ऊपर तकसीम देखी हुई है। खुदा ना करे कि हम उस सूरत हाल में जाएँ, लेकिन ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक तकसीम है। पब्लिकली जज बोल के अपनी जजमेंट्स और ऑर्डर्स के ज़रिए अपनी रिजेंटमेंट का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलेआम इजहार कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं। ये अब तहरीरी है, ये कहीं छुप के नहीं कमरे में बोला हुआ, किसी को कान में नहीं कहा हुआ, किसी को व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं कहा हुआ। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पलविशा खान, शाहनवाज रांझा PMLN से हमारे साथ होंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ माहिर कानून है। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो 28 सफ़ात हैं ये पढ़कर बहुत सारे इश्यूज़ जो हसास नौइयत के, जिसके ऊपर मैंने हामिद खान साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने इश्यूज़ उठाए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बेंच के ऊपर बैठ के इश्यूज़ उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मैंने किसी तकरीब में क्लिप सुना, उन्होंने ये इशू उठाए। आज इस तहरीरी फैसले के अंदर सारा कुछ आ गया। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो इश्यूज़ हैं कि बेंच की तश्कील कैसे होनी चाहिए, सुओ मोटो किन हालात में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये तमाम बातें अहम इशू हैं। और मैं शाह साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने जैसे ये कहा कि जो बेंच के बनाने की ताकत है उसके लिए अब कोई रूल मेकिंग होनी चाहिए, कोई कायदा होना चाहिए। शायद आइनी नौइयत के जो मामलात हैं उनके लिए हर साल एक 5 या 7 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, या हर 6 महीने बाद बना दिया जाए। ये ना हो कि मुख्तलिफ़ केसों के लिए मुख्तलिफ बेंच बने, ताकि ऐसा ना तासुर जाए कि किसी मखसूस मामले के लिए मखसूस जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। तो ये तमाम बहुत अच्छी बातें हैं।
और इन तमाम को आइंदा करना चाहिए। लेकिन इन बातों का आज का जो मामला है, जो इस वक्त का मामला है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, असेंबली तहलील हुई भी है, 90 दिन एक आइनी मुद्दत मुकर्रर है, उससे इनहराफ किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन, हुकूमतें, तमाम इदारे जो हैं वो आइन के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम ना पैसे देंगे ना अमला देंगे, हम आइन पे अमल नहीं होने देंगे। वो बात अपनी जगह मौजूद है, वो बड़ा वाकया है। बाकी ये तमाम बातें एक एक करके ले लेते हैं, पहले एक एक करके ले लेते हैं जी, एक एक करके ले लेते हैं। एक है सुओ मोटो जुरिसडिक्शन। सुओ मोटो जुरिसडिक्शन के लिए एक तरीकाकार वजह करना जरूरी है या नहीं है? मैं इलेक्शन की तरफ आता हूँ क्योंकि वो तो अल्टीमेट है ना, उसके बगैर तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ही नहीं है। सुओ मोटो जुरिसडिक्शन के लिए क्या कोई तरीकाकार वजह करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, सुओ मोटो जुरिसडिक्शन आज तो नहीं आई है, सन 73 से मौजूद है, 50 साल हो गए, 30-31 साल से तो मैं वकालत में हूँ और हम हर महीने हर साल सुनते हैं कि कोई रूल्स बनने चाहिए, क्यों रूल्स नहीं बन रहे। लिहाजा ये बात बिल्कुल हक बजानिब है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून साजी या रूल मेकिंग होनी चाहिए जिसके तहत ये फैसला हो कि कौन फैसला करेगा कि किस मामले को सुओ मोटो में उठाना है, किस मामले को नहीं उठाना। दूसरी बात जनाब जो अहम है इस वक्त, यहाँ सिर्फ सुओ मोटो तो नहीं था, यहाँ 3 दीगर पटिशनें भी थी। एक लम्हे के लिए हम सुओ मोटो को अगर भूल जाएं तो बाकी पटिशनें भी तो थी, उन पे तो ये सुओ मोटो के हवाले से जो कोई एतराज़ात हैं या जो तकाजे हैं कि रूल बनाए जाएं, उनका इतलाक नहीं होता। उन पटिशनों पर एक और मामले का इतलाक होता है जिसकी जानिब मंसूर अली शाह साहब ने तवज्जो दिलाई है। वहां मामला आ जाता है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, क्या उन पटिशनों को 184(3) में सुनना चाहिए था। ये मेरी नज़र में ज़्यादा अहम है। हम तमाम तवज्जो सुओ मोटो की तरफ मबजूल कर देते हैं जैसे कि वो वाहिद मामला था, वहाँ 3 पटिशनें सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी थीं। असल मामला उन पटिशनों का है जहां स्पीकर पंजाब असेंबली, स्पीकर केपी असेंबली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो तमाम बतौर पटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे और सुओ मोटो का वहां कोई ताल्लुक नहीं था। और सर एक और जो नुकता यह है कि बेंच की तश्कील, मैंने नून लीग के तो वो इल्ज़ामात बहुत सुन लिए थे कि बेंच फिक्सिंग, लेकिन फ़ायद ईसा साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ये इशू उठाया तो फिर उस दिन लगा कि ये मामला बहुत संगीन है, ये सादा नहीं है। बेंच की तश्कील क्या फ़र्द वाहद का फैसला होना चाहिए? 1 मैन शो जो आज लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्या 1 मैन शो होना चाहिए या ये रूल बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, आज तक तो ये इसी तरह रहा है ना, ये कोई नया मामला तो नहीं है। ये कोई आज जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पहले चीफ जस्टिस तो नहीं है। जब से इस मुल्क का वजूद हुआ है सन 47 से, बेंच जो हैं वो फर्द वाहिद ही बना रहा है और पाकिस्तान की तारीख का कोई बड़ा फैसला ऐसा नहीं है जो बेंच की तश्कील अगर मुख्तलिफ होती तो फैसला मुख्तलिफ ना होता। ये तो हर मुकदमे में हम कहते हैं, भुट्टो साहब के मुकदमे में ये हुआ कि फलां जज साहिबान बीमार हो गए, फलां छोड़ गए, फलां को नहीं बिठाया तो फैसला मुख्तलिफ हो गया, सजाए मौत हो गई उनको। तो ये मामला तो 75 सालों में इस अदलिया ने कोई इज्जत भी तो नहीं कमाई ना। आप इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो ये 1 मैन शो इज नॉट हेल्पफुल। मेरा सवाल ये नहीं है कि 75 साल में क्या हुआ, मेरा सवाल तो ये है कि क्या ये रूल बेस्ड होना चाहिए या 1 मैन शो होना चाहिए? क्या रूल बेस्ड होना चाहिए? देखिए, आइंदा बिल्कुल रूल बेस्ड होना चाहिए, हमें फिलफौर रूल बनाने चाहिए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो माजी हमारा गुजर गया उस तमाम माजी को हम रद्द नहीं कर सकते ये कह के कि तमाम हमारा माजी 1 मैन शो था और चीफ जस्टिस साहिबान ही बेंच बनाते रहे। आइंदा जरूर रूल होने चाहिए, लेकिन उनका इतलाक आइंदा के बेंचों पर होगा, आइंदा के मुकदमात पे होगा और बैठे तमाम सुप्रीम कोर्ट और बैठ के रूल बनाएं। आज तक रूल इसलिए नहीं बन सके मेरी दानिस्त में, जो मेरी मालूमात हैं, कि कभी इत्तफाक ही नहीं हुआ। कई दफा फुल कोर्ट बैठा है रूल बनाने के लिए लेकिन इत्तफाक नहीं हो सका। आज फिर बैठे इत्तफाक राय से रूल बनाएं और मामले को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो मुकदमे गुजर गए, जो कुछ हो चुका, उस पर इसका कोई साया नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं पलविशा आपसे इसका जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और थॉर्नी हिस्सा उसकी तरफ आता हूँ। जब ये फैसला आया इलेक्शंस के हवाले से तो 3-2 का फैसला था, लेकिन 3-2 के फैसले के नीचे 2 जजेस साहबान ने, बड़े मोहतरम जजेस हैं, उन्होंने लिखा कि जो जस्टिस अतर नन्नेला और जस्टिस याहिया अफरीदी अपने फैसले में लिख चुके हैं कि ये पिटीशन डिसमिस की जाती हैं, हम उन दोनों से इतफाक़ करते हैं। उसमें थे जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये 2 और 2 4 हो गए। उसके फौरी बाद लॉ मिनिस्टर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये तो 4-3 से डिसमिस हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये थी कि ये 3-2 से इलेक्शन का हुक्मनामा जारी हो गया। आज इन 2 जजेस ने अपने तहरीरी फैसले में कह दिया कि 4-3 से डिसमिस हो गई हैं, अब हम 4-3 को मानेंगे
या चीफ जस्टिस वाले कहे हुए फैसले को 3-2 से मानेंगे? सारी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखिए नदीम, ये आपने तो बहुत अच्छा खुद ही इसका अहाता कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में, और जो आपने टर्म इस्तेमाल की मैं उस पर काफ़ी देर से गौर कर रही थी कि इम्प्लोड हो रहा है सिस्टम। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम, ये हम तो ज़रा छोटा मुल्क है, हमसे बड़े बड़े मुल्क इम्प्लोड या होने की उसमें हैं, अभी हो रहे हैं या हो चुके हैं। आप देख लीजिए इस दुनिया में जितने बड़े खिलाफतें थीं, मुल्क थे, खिलाफत उस्मानिया से लेके आप आ जाइए सोवियत यूनियन तक, ये सब अंदर से इम्प्लोड होता ही जो है, कोई सिस्टम अंदर से होता है। लेकिन उस इम्प्लोजन को ट्रिगर करने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा एजेंट चाहिए होता है कि जो उस सारे जो प्रोसेस को जो है वो शुरू करे, ट्रिगर करे। अब आज जो हम देख रहे हैं, ये आप और मैं, हम आम पाकिस्तानी हैं और हम इंसाफ के लिए इन्हीं अदालतों की तरफ देखते हैं, ये हमारे इंसाफ के मंदिर हैं। आज जो दरार नज़र आ रही है, इसके बाद आपके जहन में या मेरे जहन में, किसी भी ऐसे साइल के जहन में जो इंसाफ के लिए अल्टीमेट इन अदालतों को देखता है, हम क्या सोचें? ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ख़तरनाक बात है। जैसे आपने कहा कि आपको सालमियत पे इस वक्त बड़ी तशवीश है, ऐसी तशवीश मुझे भी है। मैंने शायद पता नहीं आपके आप ही के चैनल पे एक और प्रोग्राम में ये बात की थी कि कहीं ना कहीं, ये मेरा इस बात पर अब पुख्ता ईमान, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में किसी ना किसी जगह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार हो चुका है जिस पर अमल हो रहा है। अमल करने के लिए अब वो किसको चुना हुआ है, इमरान खान उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। आज से पहले इस मुल्क में पहली दफ़ा सियासत में इख्तलाफात नहीं है, बहुत बुरे बुरे इख्तलाफात आए, जिसकी ये 2 मिसालें, मेरी पार्टी और ये मोहसिन साहब की पार्टी आपके सामने बैठी है। बहुत ही ऐसी हदों पर भी जो है मामलात चले गए, जो बाद में सब ने एक दूसरे से, मियाँ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, लेकिन फिर उससे सीखा। लेकिन ये आज जहां हम खड़े हैं, क्या ऐसा कभी हुआ? आप बताइए, वो जो सारा 90s का अशरा गुजरा, उसमें जो कुछ भी होता रहा, हुकूमतें आई गई, मुद्दतें पूरी नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। आज ऐसा एजेंट लाया गया है ट्रिगर करने के लिए सारी इम्प्लोजन को, कि कहीं खड़े होने के लिए आपको जगह, पाँव को जगह मिल ही नहीं रही। कोई जो है 1 फुट जमीन नहीं मिल रही जहां खड़े होकर आप इस सारे गिरते हुए ढांचे को संभालें। और उसको रोकने के लिए, इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए अब इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ेगी। एक ब्रेक ले लें जी, हम भी अमेरिका ने तस्करा किया है, तो मोहसिन से ब्रेक से वापसी पे पूछेंगे। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर PDM वाले सोचें कि इस तरीके से ये बच जाएंगे, या इमरान सोचें कि इस तरीके से इक़्तिदार छीन लेंगे, दोनों कामयाब नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने आज जो लिख दिया कि 1 मैन शो, इससे सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे रियलिटीज़ की तरफ इशारा भी करती हैं। तो मोहसिन शाहनवाज राजा, ये 4-3 का वो फैसला कहते हैं जजेस के, तो 4-3 से डिसमिस हो गई हैं, आपने कैसे इसको 3-2 कह दिया? देखिए, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, वो मैं भी देख रहा था, और उनकी बात में कि वो एनालॉजी और ड्रॉ कई जगहों पे हो रही है, जो पनामा का केस था, कि जब इनिशियल स्टेजेस पे वो बेंच जो था उसका नंबर क्या था, 2 ने फैसला दे दिया, 3 ने बाद में GIT बनाई, उसको सुपरवाइज किया, और बाद में उसे 5-0 से कर दिया। ये उन्होंने कहा कि ये वही वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन को वो एनालॉजी वहीं से ड्रॉ की जा रही है। तो अब जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और ऑनरेबल जजेस हैं। जब आपने एक बेंच को ख़त्म किया, तो आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर ने कोर्ट से बाहर आते साथ ही इस बात की जो अभी है ये तस्दीक कर दी थी, उस वक्त ही कर दी थी कि ये 4-3 की सिचुएशन है, ये 3-2 की सिचुएशन नहीं रहेगी। और शायद लॉ मिनिस्टर के ज़हन में भी उस वक्त यही बात थी, जो पनामा वाला जो सर, ये तो आपकी और तारड़ साहब की एक्सप्लेनेशन है। जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की एक्सप्लेनेशन है, उसके मुताबिक 3-2 से उन्होंने हुक्म जारी कर दिया हुआ। उन्होंने तो अब फैसला किसका माना जाएगा? 3-2 वाले का माना जाएगा या बाकी 4 का माना जाएगा? देखिए, अब तो अगर तो आप देखें कि मेजॉरिटी हमेशा प्रिवेल करती है,
तो इस सूरत हाल में तो मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, 4-3 पे आ जाएगी बात। ये कौन फैसला करेगा? अब ये हाउस इन आपके कहने से तो नहीं फैसला होगा। नहीं, हम देखा, हम तो बाहर से एक थर्ड पार्टी है ना, हम तो अपना व्यू दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, बट ये तो अब जो फैसला है, अब कल दोबारा 11 बजे केस लगेगा और उसी के फैसले की रोशनी में अब अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया और शेड्यूल जारी हो गया तो इसका मतलब है कि वो सारा शेड्यूल भी रिवर्स हो गया। वो सारे का सारा जो प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर, थ्योरी ऑफ क्योस आप सारे लोग लॉ के स्टूडेंट पढ़ के आए होंगे। थ्योरी ऑफ क्योस बाज़ का प्लान करके ना उसको लॉन्च किया जाता है। ये उस टाइप की सिचुएशन में तो नहीं हम जा रहे। देखिए, आई वुड से कि ये एक ऐसी डिबेट है, अगर हम इस डिबेट में जाएं, बेसिक से स्टार्ट करें, तो साइफर के दिन से लेके आर्टिकल 6 अगर लगा दी जाती, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो था उसको रिवर्स किया गया और आर्टिकल 5 पूरी पार्लियामेंट पे लगा के सबको गद्दार डिक्लेयर करके और असेंबली तोड़ दी गई, तो वो ही ये गैर आइनी कदम था। उसके बाद जिस तरीके से परवेज़ इलाही की सदारत के हवाले से जो फैसला आया, उसके बीच में डी सीटिंग जब हुई और उनके वोट 63 का फैसला, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो डिफरेंट नज़र आई। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो फ्रेमर्स की जो इंटेंशन है, जो फ्रेमर्स चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, अगर हम उससे आगे जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली केओस तो क्रिएट होगा। तो ये थ्योरी ऑफ केओस है जिसके हम दरमियान में, मैंने अभी इब्तिदा में बोला कि इम्प्लोयन की तरफ हम जा रहे हैं। इंटरनल इम्प्लोयन बहुत खतरनाक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हमारे सियासी रहनुमाओं को करनी पड़ेगी, बेस्ट पॉसिबल, नहीं तो सबको मार। इमरान खान को पार्लियामेंट में आना चाहिए वापस, जो वो पार्लियामेंट छोड़ के गया था उसको खुद वापस पार्लियामेंट में या अपनी पार्टी के लोगों को पार्लियामेंट में भेजे और बैठ के बकायदा चीज़ों को पार्लियामेंट में बैठ के करे, बजाय कि आप ये टॉक शो में कहने की बजाय आपकी हुकूमत को एक वक्त भेजना चाहिए और उनको मदऊ करें और बैठ के फैसला कर लें। आपका भी भला नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है आपका भी भला नहीं हो रहा। साहब, जब हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ पाकिस्तान में और इस तरह के वाकयात भी हुए टेररिज्म रिलेटेड, तो हमने उनको दावत भी दी कि आए इस पे टीवी पे दावत ना दें। नहीं, वैसे भी लिखा गया उनको, आप याद सादिक को, ख्वाजा आसिफ को, किसी सीनियर रहनुमा को, बात की गई, अपने शायद खाकान अब्बासी साहब को भेज दें, उसको दावत दें और ले। बात हुई, लोग गए बीच में, लेकिन उसने कहा कि मैं इनके साथ बैठूंगा ही नहीं, उसकी जो इंटेंशन है। लेकिन राजा साहब को दोबारा गुफ्तगू में शामिल कर लें। राजा साहब, ये आइन के अंदर है 30 रोज के अंदर इंतखाबात कराना, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ना भी करती तो फैसला आइन लिखता है कि 90 रोज तो 90 रोज है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। आप तोड़ेंगे तो आप आइन चिकन कहलाएंगे। सिर्फ क्लैरिफिकेशन ये थी कि आइन का शेड्यूल किसने देना है, गवर्नर ने देना है, जो मेरे ख्याल में पंजाब में भी गवर्नर को ही देना चाहिए था, सदर को इख्तियार नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन गवर्नर पंजाब के लिए ही होनी चाहिए थी कि आप दें तारीख। लेकिन अब मामला यह है कि 90 रोज तो चले गए 8 अक्टूबर पे, पहले भी 30 अप्रैल 90 रोज से बाहर निकल गई थी। तो हम कुछ आइन तोड़ के नए तरीके से कुछ चीज़ें क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें किसी की भलाई नहीं होगी, पता नहीं क्या निकलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये है असल खौफनाक सूरत हाल। देखिए, कोई किसी का एजेंट नहीं है, ये तमाम अफरूजे हैं। पाकिस्तान इम्प्लोड नहीं होने लगा। हम पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। हेलो सर, आप कहते हैं इम्प्लोड नहीं होने लगा, इंटरनल इम्प्लोयन आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के 17 जज जो हैं आपस में लड़ रहे हो, जब पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां बैठी हुई हुकूमत चलाने की पोजीशन नहीं हो, दोस्त ममालिक पाकिस्तान को पैसे देने से इंकारी हो, फौज के ऊपर रिटायर्ड फौजी बैठ के बोल रहे हो, तो इम्प्लोयन और क्या होती है? देखिए नदीम साहब, देखें, तमाम चीज़ों का हल जो है वो आइन और कानून ने दिया हुआ है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। इस वक्त मामला जो है वो सिर्फ यही है कि जो पिछला फैसला था 1 मार्च का, वो 3-2 था या वो 4-3 था। अब इसका किसने फैसला करना है ये हमें आइन बताता है। कल एक बेंच बैठा हुआ है जो इस मामले को देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 5 मेंबर बेंच हैं। वो इन तमाम फैसलों को देखकर फैसला करेंगे कि पिछला फैसला 3-2 का था या 4-3 का था, और जो फैसला ये बेंच करेगा वो हम सब पर उसका इतलाक होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये फैसला करने का कि पिछला फैसला क्या था, 3-2 था या 4। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये 1-2 दिनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी, ये बेंच फैसला कर देगा और हमने फिर आपको लगता नहीं है कि लार्जर बेंच की तरफ जाना पड़ेगा आपको, या तो फुल कोर्ट की तरफ जाएं या 11 मेंबर जज की बेंच की तरफ जाएं? क्योंकि ये जो तकसीम है, ये फिर सवाबदीद है, सियासी जमातें तकरीरें कर रही हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, ये फैसला माना नहीं जाएगा। देखिए, नहीं मानना तो फिर ना मानना एक फिर आइन का इन्हिराफ होगा ना। सियासी जमातों को ये नहीं करना चाहिए, किसी का नाम लेकर तकारीर नहीं करनी चाहिए। हमारा आइन यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फुल कोर्ट नहीं है, वो बेंचेस हैं।
वो 5 मेंबर बेंच हो, वो 3 मेंबर बेंच हो, हमारे कोई रूल नहीं है जो कहें कि फुल कोर्ट बैठेगा। अमेरिका में है कि हर मुकदमा फुल कोर्ट सुनता है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ बेंच को ही सुप्रीम कोर्ट तस्वुर किया जाता है। अब एक बेंच मामला सुन रहा है, वो फैसला करेगा कि पिछला फैसला क्या था, उस फैसले को हमें अब मानना होगा। जहां तक बात है सियासी चपकलश की, वो सिर्फ आपके कहने से नहीं माना जाएगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंसिस्ट करूंगा कि आप इसकी वजाहत करें। जिन जजेस के ऊपर इतराज आया था पहले 9 रुकनी बेंच के अंदर, वो बेंच इस 5 रुकनी के रुकन है। मैं उनका नाम दोबारा दोहराता नहीं, आप उनके नामों से वाकिफ है। इसका किया हुआ फैसला दोबारा नहीं माना जाएगा। उन्होंने खुद को रिक्यूज कर दिया। मुझे तो कोई जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो खैर मकदम करूंगा अगर फुल कोर्ट बन जाए। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मुझे तो बिल्कुल मैं समझता हूं ये अच्छा होगा कि फुल कोर्ट बैठे और इस बात का फैसला करे, क्योंकि किसी जज ने पाकिस्तान के, ना हाई कोर्ट के, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना मंसूर अली शाह साहब ने, ना जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। यहां तो बात किसी और मौजू पे हो रही है कि सुओ मोटो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। 90 दिन पे तो सबका इत्तेफाक है, लिहाजा बिल्कुल फुल कोर्ट बैठे। और मुझे यकीन है कि 15 के 15 जज ये कहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। जिसने नहीं कराए उसने इनहराफ किया आइन से, और अब भी इलेक्शन कराए जाएं जितना जल्दी मुमकिन हो। तो ये मामला मेरी नजर में तो कोई बड़ा मामला नहीं है, ये हल हो जाएगा। दूसरी बात है सियासी चपकलश की, जो सियासी फजा है उसका जवाब भी सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन करा दें और वो तमाम जो एक कैफियत है तनाव की और एक यलगार की, वो खत्म हो जाएगी। तमाम ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे आइन के मुताबिक, और कोई मसला नहीं है। और हम पता नहीं कहां कलाबे मिला रहे हैं कि कोई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश कर रहा है। हम खुद कर रहे हैं, अगर कोई साजिश कर रहे हैं तो वो हम खुद हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। हमें अपने आइन और कानून है, हमें अपने यही मुझे तो लगता है कि हम सब जो है, आप, मैं, हमारे दोस्त, हम बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने बिल्कुल जो सादा हमारे आइन और कानून के तकाजे हैं उनको पूरा करने को तैयार नहीं है। देखिए ये जो फैसला था, वैसे अगर इस पे बहस करनी हो तो वो भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। हमें आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला आया है उसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए। वो मेरी नजर में अच्छा हो कि बड़ा बेंच उसको सुने, फुल कोर्ट सुने, लेकिन अगर 5 मेंबर बेंच भी उसको सुनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। और हमें अब इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, उससे हमारे तमाम तनाव जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे? सिर्फ एक वजह है कि एक पार्टी को या कुछ पार्टियों को यह खदशा है कि वो इलेक्शन हार ना जाएं। तो इलेक्शन में हार जीत तो होती है। आज अगर कोई हार गया, वो 2-3 साल बाद जीत जाएगा, ये मामला चलता रहेगा। कोई यहां अखीर नहीं हो रही दुनिया की, लेकिन हमने अपने ऊपर ये तारी कर लिया है, एक अज़म तारी कर लिया है। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे इस पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त अगर आप आटा लेते हुए लोगों को जानों से जाते देखें कि उनके साथ हो क्या रहा है, और 35-40 हज़ार वाला जो बंदा है उसके पास जब बिजली के बिल के पैसे नहीं होते या बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसकी हालत आप देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस बड़ी तबाही के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और बाहर निकालने के लिए हमारे पास ना कोई राह अमल है, ना हिकमत अमली है, और ना वो लीडरशिप है। पलविशा, पहले आप इस पे बता दें। हम बहुत मुश्किल, पता नहीं क्या हम सियासत खेल रहे हैं, मर जाएंगे लोग इस तरह। देखिए ये सबको नज़र आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये मुझे या मोहसिन साहब को नज़र नहीं आता, हमें भी नज़र आता है हालात कितने ख़राब, और इमरान खान को भी नज़र आता है कि हालात कितने ख़राब हैं, और उन्हें इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो कहाँ जाके मामला जो है वो थमेगा। यानी पाकिस्तान का कोई बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन जब कोई फरीक ना रुके और चलता ही जाए, देखिए हर चीज़ का एक तरीका भी है ना। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मामलात हुए, वो बातचीत के ज़रिए हुए हैं ना। हमारी और इनकी पार्टी थी, हम जब हुकूमत में थे हम पे आसान वक्त था, आपको याद होगा। हर दूसरे दिन तो हम कोर्ट्स में होते थे। उसके अलावा हमारे ऊपर किस कदर प्रेशर्स थे बाकी हर तरफ से। एक दिन भी आराम से इस मुल्क में वो 5 साल लेकिन गुजारे आसिफ जरदारी साहब ने। उन्होंने किसी ना किसी तरह सबको, और उस वक्त तो हमारे ऐसे एलाइज थोड़ी थे, आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन, कौन नहीं था। और हर दूसरे दिन एक से एक मुसीबत से निकल के दूसरी में हम गिर जाते थे। लेकिन 5 साल गुजरे, मुल्क में कोई ऐसा इस तरह का बहरान नहीं आया, आईनी बहरान नहीं आया। मुल्क में कोई इस किस्म की बेयकीनी की कैफियत नहीं बनी जो आज है, क्योंकि किसी जगह पे हमें पीछे हटना पड़ता था और हम हट जाते थे। सबसे बड़ी कामयाबी उस हुकूमत की ये थी कि आसिफ जरदारी साहब
पीछे हट जाते थे, वो पकड़ के खड़े क्लोजिंग रिमार्क्स आप ही दे दें, लास्ट मिनट चल रहा है, कोई हल चाहिए, रास्ता चाहिए, इस तरह हम आगे चल नहीं सकते। मसाइल का हल सिर्फ पार्लियामेंट में, और आज भी मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट की, अच्छी बात है पीटीआई के लोग आए, शामिल हुए, और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाकी लोगों को भी जो गए थे इस मसाइल का हल फिर इस ईवान में बैठें, एक कमेटी बननी चाहिए, और हम भी पार्टी से बात करेंगे और होगी इंशाल्लाह। यकीनी सब चाहते हैं पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम जो है ज़रूरी है, माशी।